जो इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है और इनकी ये अपनी बॉडी के अंदर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि ओस्मो रेगुलेशन एक्चुअली में क्या है। वाटर की रेगुलेशन, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर और सोल्यूट की जो है वो रेगुलेशन एनिमल की बॉडी में। ठीक है, अब ओस्मो रेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह है। सबसे फर्स्ट पे जी, अगर हम इन्वायरमेंट्स की बात करें तो 3 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स हैं। मरीन इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, मरीन इन्वायरमेंट क्या है जी, जिसमें सी वाटर होता है। ठीक है, यानी कि ओशैनिक जो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मरीन वाटर इन्वायरमेंट जिनमें सॉल्ट की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो होती है। फिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो खुश्की वाला माहौल होता है जहाँ पे वाटर की लेस सप्लाई होती है। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह वो वाटर वो मेंटेन करते हैं, उसके गेन और लॉस को किस तरह उसमें एक बैलेंस लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरीन इन्वायरमेंट में, कि मरीन इन्वायरमेंट यानी कि ओशैनिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से जो है वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उनमें किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट होती है, वो आइसोटोनिक होते हैं विद देयर इन्वायरमेंट। ओस्मो कन्फर्मेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की है। ठीक है, जिनका जो भी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो सेम आइसोटोनिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट। तो इनको रेगुलेट करने की, इनको उसको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर सोल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बिकॉज दे आर आइसोटोनिक विद देयर ओस्मोटिक इन्वायरमेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी, अब वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने की है कि ऑल मरीन इन्वर्टिब्रेट, जितने भी ओशैनिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो हैग फिश है, ठीक है, यानी कि वर्टिब्रेट्स में जो हैग फिश है वो आइसोटोनिक होती है, यानी कि वो ओस्मो कन्फर्मर्स की लाइन कैटेगरी में आती है, इसकी लाइन में आती है कि हैग फिश जो है वो आइसोटोनिक है विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम देखते हैं कार्टिलेजनस फिशेस। तो हमने बात की है जी, तो जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं, मोस्ट कार्टिलेजनस फिशेस वो क्या करती हैं, अब उनमें क्या स्ट्रेटजी होती है कि वो मेंटेन करती हैं लो इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि अब क्योंकि वो मरीन इन्वायरमेंट में हैं, तो मरीन इन्वायरमेंट में एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब चूंकि वो मरीन इन्वायरमेंट में है कार्टिलेजनस फिशेस, तो मरीन इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब वो क्या करती हैं, वो मेंटेन करती हैं लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन। अब वो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन को लो रखती हैं। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कार्टिलेजनस स्पीशीज़ की, तो उनके अंदर अपनी सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको वो लो रखती हैं। ठीक है, उसी कंसंट्रेशन को वो लो लेवल पे जो है वो रखती हैं। किस तरह रखती हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। अब जो इनका आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। जब आउटसाइड इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, किसमें, उनके इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है और इनकी ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन लो रखती हैं। अब उसकी क्या वजह है, किस तरह रखती हैं, इस चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो किस तरह इस चीज़ को मेंटेन करती हैं, किस तरह इस चीज़ को रेगुलेट करती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं कि उनके पास स्पेशल गिल्स होते हैं। ठीक है, उन गिल्स के थ्रू जो है वो अपनी वो साल्ट की कंसंट्रेशन को रिमूव आउट करते हैं, एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से रिमूव करती हैं। ठीक है, दूसरी बात उनमें जो है वो रेक्टल ग्लैंड, ये बहुत एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बॉडी में जो है वो स्पेशल टाइप के जो है वो ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेक्टल ग्लैंड। अब ये रेक्टल ग्लैंड क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं साल्ट को
ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ओस्मोटिक ग्रेडियंट, अब ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं कि जो मूवमेंट है किसकी, मटेरियल की मूवमेंट जो है वो होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी। इसमें हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जिसमें ज़्यादातर तो ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो मटेरियल्स हैं वो मूव करते हैं लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाले जो है वो एरिया की तरफ जो है वो मटेरियल मूव करता है, ठीक है। वाटर की भी यही प्रैक्टिस्टिक्स है, यही खसूसियत है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जहाँ पे जो मटेरियल है, जो वाटर है, वो मूव करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सोल्यूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, ठीक है। यानी कि अब देखें बाहर जो है वो साल्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरनली वो साल्ट कम रख रही हैं, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ से साल्ट इधर को मूव करना चाहिए, बाहर से इन्वायरमेंट से साल्ट उनकी बॉडी में मूव करना चाहिए, लेकिन वो अपनी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन लो रखती हैं। इसकी भी वजह हम आगे पढ़ते हैं कि क्यों वो साल्ट कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में लो रखती हैं, ठीक है। तो जब वो बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन लो रखेंगी तो बॉडी में से साल्ट को एक्सक्रीट करेंगी कम एरिया से ज़्यादा एरिया में, ठीक है। उनकी बॉडी में पहले ही काम है, फिर भी वो उसको मेंटेन कर रही हैं, उसको और उन्हें लो करना है, तो हाई टेम्परेचर में मूव करेंगी, यानी कि लेस कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन में जो है वो लेस कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन में जो है वो मूव करेंगी। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वो एक्टिवली जो है वो अपनी बॉडी से उसको मूव कर रही हैं, ठीक है, साल्ट को। तो ये किसके थ्रू करती हैं, एक तो गिल्स के थ्रू करती हैं, नंबर सेकंड पे ये रेक्टल ग्लैंड के पास स्पेशल ग्लैंड होते हैं जिसके थ्रू ये जो है वो साल्ट को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फिशेज़ में। ये हमने कार्टिलेजियस फिशेज़ के बारे में बात की थी जिनके अंदर कार्टिलेज का स्केलेटन होता है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट बात करते हैं अदर फिशेज़ में। अदर फिशेज़ में हमें पता है कि लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है। अब बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। अब अपने वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हाइपरटोनिक अपने आप को बनाने के लिए वो क्या करती हैं, वो यूरिया को रिटेन करती हैं, यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर रखती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं फ़िशेज़ की जिनमें यूरिया की अगर कंसंट्रेशन नॉर्मल से हाई हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो डैमेजिंग हो जाती है, वो नुकसान देती है। तो वो यूरिया के बजाय क्या करते हैं, एक और केमिकल को रिटेन करते हैं, एक और केमिकल को फ़िशेज़ वो जो है वो अपने आप अपनी बॉडी में सेव रखती हैं, कंज़र्व करती हैं। वो है जी TMAO यानी कि ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ये जो केमिकल है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये क्या करता है, ये यूरिया के अगेंस्ट इनकी प्रोटेक्शन करता है, यानी कि यूरिया से बचाता है, यानी कि उस जो यूरिया से नुकसान आते हैं उससे इसको इनको बचाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनी फिशेज़ के बारे में। बोनी फिशेज़ में फ्रेश वाटर, ठीक है, बोनी फिशेज़ जो हैं इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो पहले फ्रेश वाटर थे, यानी कि इनके बाबा अजदाद पहले फ्रेश वाटर में थे, उसके बाद ये मरीन वाटर में शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब फ्रेश वाटर में उनको पानी की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, पानी बहुत ज़्यादा था, साल्ट बहुत कम था, उनकी बॉडी उसी तरह अडेप्ट थी, उनकी बॉडी उसी माहौल की आदी थी। फिर जब वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में एंटर हुई हैं तो वहाँ पे उनको पानी की मिकदार कम मिली है, यानी कि सॉल्वेंट कम, और सोल्यूट यानी कि जो साल्ट की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा उनको वहाँ पे फेस करना पड़ी। अब उन्होंने इस चीज़ को फेस जब किया तो उनके अंदर एक अडेप्टेशन आई। उन्होंने क्या अडेप्टेशन आई कि ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये जो फिशेस थी फिर ये बहुत ज़्यादा पानी पीती थी और उसके नतीजे में ये क्या करती थी, एक्सक्रीट करती थी कंसनट्रेटेड यूरिन विद साल्ट्स, यानी कि मैक्सिमम साल्ट को एक्सक्रीट करती थी क्योंकि उन्होंने लो साल्ट बॉडी में रखना है, ठीक है। तो पानी को यानी कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड वो यूरिन उन्हें होता था, यूरिनेशन का प्रोसेस होता था कि साल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उनके यूरिन में होता था, लेकिन ये है कि वाटर जो है वो कम होता था, लेस वाटर, वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते थे जिससे जो है वो उनकी पानी की मिकदार भी पूरी होगी और साल्ट की मिकदार भी पूरी होगी, यानी कि साल्ट की मिकदार को भी उन्होंने एक्स्ट्रा उन्होंने वहाँ से रिमूव आउट कर दिया बॉडी से।
उसके बाद हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में देखते हैं, तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में हमें पता है कि अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, उनको बहुत ज़्यादा पानी वाफर मकदार में होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनमें साल्ट कंसनट्रेशन लो होती है, वाटर की कंसनट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है वाटर की। ठीक है, तो अब हम इसमें इसके एग्जांपल में आते हैं जी, अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआ। अब ये वाले ऑर्गेनिजम्स किस तरह जो है वो ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए जो है वो ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि वाटर की एक्सीट आउट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सीट आउट करते हैं। अब इनकी अडेप्टेशन क्या है कि ये बहुत डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वाटर की सप्लाई है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, और वहाँ पे जो मरीन इन्वायरमेंट में हमने देखा कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, फ्रेश वाटर में वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा जी, किसके लिए, कि वाटर की मैक्सिमम रिमूवल के लिए, क्योंकि उनको वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब यहाँ पे जी सेकंड पॉइंट ये है कि ये फिर साल्ट की, जब वाटर रिमूव होता है तो साल्ट की कंसनट्रेशन भी उनमें, क्योंकि वाटर में पहले साल्ट की कंसनट्रेशन नहीं है, तो वाटर की साल्ट की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं साल्ट कंटेनिंग फूड, यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर नमकियात ज़्यादा हों। ठीक है, और एक्टिवली अपटेक करते हैं साल्ट का, यानी कि वो भी फिर एक्टिवली, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो एक्टिवली जो है वो अपटेक कर लेते हैं साल्ट्स का। ठीक है, यानी कि साल्ट को वहाँ से उठा लेते हैं, कैसे, किसके थ्रू, गिल्स और स्किन के थ्रू जो है वो साल्ट का एक्टिव अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ट्रस्टेड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ट्रस्टेड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ट्रस्टेड इन्वायरमेंट में एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर जब होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि जब सरफेस से वाटर मैक्सिमम जब उसका लॉस होता है तो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि ट्रस्टेड इन्वायरमेंट में खुश्की वाले माहौल में डिहाइड्रेशन होगी तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इनकी बॉडी में अडेप्टेशंस आती हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं, जो जॉइंटेड लेग जो एनिमल्स हैं, उनमें जो, और वर्टिब्रेट्स में जो है वो सक्सेसफुली अडाप्ट हुए। उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन उन्होंने की, उनकी बॉडी में क्या हुआ कि सबसे पहले उनकी बॉडी जो है उस वो बॉडी के ऊपर एक सरफेस आ गई, यानी कि बॉडी को एक पूरी प्रॉपर सरफेस ने कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनकी सेकंड अडाप्टेशन ये आई कि जो इंसेक्ट्स हैं उनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन आ गई, यानी कि आउटसाइड द बॉडी स्केलेटन आ गया, और वो वैक्सी था, वो वाटर लॉस नहीं होने देता था। ठीक है, उसके बाद ये मल्टी लेयर डेड कैराटिनाइज्ड स्किन सेल्स, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर जो डेड कैराटिनाइज्ड सेल हैं वो प्रोड्यूस हो गए, वो उन्होंने डेवलप कर लिए ताकि वाटर लॉस नहीं हो सके। उसके बाद फोर्थ अडॉप्टेशन इनमें ये आई कि ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, कि वो मॉइस्ट फूड जिसके अंदर नमी हो, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो उसको जो है वो उस फूड का इंटेक करने लगे। इसके एग्जांपल में यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जी डेजर्ट मैमल्स जो है, इनमें कैंगरू रैट है, जो कि विदाउट ड्रिंकिंग वाटर भी सर्वाइव कर लेता है, वो पानी नहीं पीता फिर भी वो सर्वाइव कर लेता है। वो कैसे सर्वाइव करता है कि इसके जो ये किस चीज़ को यूज़ करता है, ये डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसके सीड्स को इस्तेमाल करता है, और उसके सीड्स जब वो यूज़ करता है तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाएंगे उतना ही मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, जितना मेटाबॉलिज्म हाई होगा उसके नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जिसको वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं जी, ये यूरिन जो है वो प्रोड्यूस इनमें जो होता है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ट्रस्टियल इन्वायरमेंट में, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, खुश्की वाला माहौल है। ठीक है, तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू। अब इनमें एक और प्रोसेस होता है कि किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, जो किडनी है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ताकि बॉडी में वाटर की कमी ना हो, इसलिए ये जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम डिस्कस करते हैं, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस। एक ऐसी टर्म है कि ये ऑर्गेनिज्म जो ट्रस्टियल एनिमल्स होते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस ऐसी टर्म है कि जो ट्रस्टियल एनिमल्स हैं वो डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनकी इस एबिलिटी को हम बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है, यानी कि पानी की कमी को
बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं डिहाइड्रेशन को। और इसके एग्जांपल में आते हैं टर्स्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। यानी कि जब उनकी बॉडी में ये बॉडी में मैकेनिज्म होता है टर्स्ट्रियल एनिमल्स की, टर्स्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, कि जब उनकी बॉडी में पानी की कमी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वाटर उनकी किडनीज जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेते हैं। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं, इस करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।